वो ऐसी जैसे ही बोले आधे घंटे के बाद वो इशू हिंदू मुस्लिम बन गया। उससे पहले ट्रिपल तलाक पर जो गैर मुस्लिमों ने जो वाइज, अगर पुलिस सच में पुलिस हो तो कहाँ का बजरंग दल और कहाँ का विश्व हिंदू परिषद और कहाँ के कम्युनल पार्टियां 2 मिनट में ठीक हो जाएं, लेकिन उसकी शय पर होता है। ये फसाद नहीं करते, ये कत्लेआम करते हैं। ये उसके बाद मालूम हुआ कि लाला बनियों के पास वो बिजनेस चला गया, मुसलमान मजदूर हो गया। ये बाबरी मस्जिद का केस शुरू हुआ और अडवाणी अपनी रथ यात्रा लेकर निकले, वहां से जो दंगे शुरू हुए वो मजहब के नाम से शुरू हुए। वो गए किसी दिन मुजफ्फरनगर फसाद में 1 घंटे के लिए जेल, उन्होंने कोई कुर्बानी दी आज तक किसी मुसलमान फसाद के लिए गए? इसी हरियाणा में अपनी उपलब्धि में बताते हैं कि कोई फसाद नहीं हुआ यूपी में। ये फसाद नहीं करते हैं, ये मैसेकर करते हैं, ये कत्लेआम करते हैं। क्योंकि इनके साथ जो पुलिस है, ये पुलिस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सब मिल के, पुलिस भी उनका एक अंग है, एक हिस्सा है। अदरवाइज अगर पुलिस सच में पुलिस हो तो कहाँ का बजरंग दल और कहाँ का विश्व हिंदू परिषद और कहाँ के कम्युनल पार्टियां 2 मिनट में ठीक हो जाएं, लेकिन उसकी शय पर होता है। ये फसाद नहीं करते, ये कत्लेआम करते हैं, ये लिंच करते हैं, ये लोगों के साथ मजालिम करते हैं। देखिए, फसाद होना, ये जब शुरू में जब ये दंगे होते थे आज़ादी के बाद, आपको मैं बताऊं तो वो सारे दंगे इकोनॉमिक फैक्टर पर थे। क्योंकि मुसलमानों की जो माशियत थी, जो उनकी इनकम थी, जहाँ उनका बिजनेस होता था, मुरादाबाद है, फिरोजाबाद है, और जितने भी शहर जहाँ मुसलमानों के पास इकानमी पे कब्जा था, वहाँ फसाद हुए, उनकी बिजनेस छीन ली गई। कुछ दिनों के बाद पीस कमेटी बनी, उसके बाद मालूम हुआ कि लाला बनियों के पास वो बिजनेस चला गया, मुसलमान मजदूर हो गया। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है। इसके जो 21 कमीशन बैठे थे, मैंने उसको स्टडी किया है पार्लियामेंट के, उन सब में ये साबित हुआ कि ये इकोनॉमिक वार की गई थी, जिसको आरएसएस ने और पुलिस ने किया था। सिर्फ एक दंगा ऐसा है जो कांग्रेस के नाम से 1984 का है, और अदरवाइज 21 में से 20 दंगे में आरएसएस का नाम है, इकोनॉमिक फैक्टर उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन सरकारें तो कांग्रेस की थी सब। जी, सरकारें कांग्रेस की थी, लेकिन वो इकोनॉमिक फैक्टर पे होती थी। लेकिन जब ये बाबरी मस्जिद का केस शुरू हुआ और अडवाणी अपनी रथ यात्रा लेकर निकले, वहां से जो दंगे शुरू हुए वो मजहब के नाम से शुरू हुए। और फिर उसके बाद 2002 में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, और उस वक्त मीडिया वो नहीं था जो आज का मीडिया है, उसने दिखाना शुरू कर दिया कि ये कैसे मैसेकर हुआ है। फिर दंगे बंद हो गए, फिर उर्दू के खत निकलने लगे, फिर देश द्रोही पैदा होने लगे, नौजवान मुसलमान पकड़े जाने लगे। अब वो बढ़ते बढ़ते लिंचिंग पे आ गया है कि अब खड़े खड़े मारते हैं, अब घरों में घुस के पूछते हैं खा क्या रहे हो। ये पूरा एक सिलसिला है जो आरएसएस का डिज़ाइन किया हुआ है कि ये कौम हिरास में रहे, और जो कौम डरी सहमी रहती है वो कभी तरक्की नहीं करती। आपने देखा ही है कि मुसलमान अब अपनी गलियों में चला गया है। यही नौजवान जब किसी बाहर मुल्क में जा रहा है, उसको मौके जब मिलते हैं तो वहाँ वो एट पार है दूसरी कौमों के साथ। यहाँ क्यों पीछे? जब आपके अंदर एक खौफ है, एक डर है, आपके पास खुली फिजा नहीं है। देखिए, ये सिख यहाँ आए थे पार्टीशन के बाद, तो ये सिख जहाँ आए तो इस ज़मीन ने अपने दामन खोल दिया, कहा ये तुम्हारा मुल्क है। और उनकी इंटरप्राइज आपने देखा कि वो कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम अपने ही मुल्क में डर गए और डराए गए, खौफजदा किए गए, हमारी इंटरप्राइज ख़त्म हो गई। तो वैसे तो यही तो कहते हैं कि जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे डर नहीं निकलेगा, जब तक हम पार्लियामेंट में या ऐवानों में नहीं बैठेंगे, विधानसभा में या लोकसभा में, तब तक हम अपने मुद्दों पर बात नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस में बहुत सारे मुस्लिम एमपीज़ हैं या और पार्टीज़ में हैं या एमएलएज होते हैं। मुजफ्फरनगर फसाद हुआ, कोई भी समाजवादी पार्टी का एमएलए उसके खिलाफ नहीं बोला, तो अपने लोग पहुँचने चाहिए, यही बात तो वो कहते हैं। वो गए किसी दिन मुजफ्फरनगर फसाद में 1 घंटे के लिए जेल, उन्होंने कोई कुर्बानी दी आज तक किसी मुसलमान फसाद के लिए गए? इसी हरियाणा में, यहाँ एक
गांव में मुसलमानों को मस्जिद का एक्सटेंशन कर रहे थे, बाहर निकाल दिया, महीनों थाने में पड़े रहे, गए हुए सी वहाँ। ये सब देखिए इलेक्शन के गिमिक्स हैं, और आप चंद लोग बैठ के पार्लियामेंट में क्या कर सकते हैं, आपको एक जहन तैयार करना पड़ेगा। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, इसराइल में क्या मुसलमान एमपी नहीं है? अब तो सरकार में है। और गाजा में क्या हो रहा है? आप पॉलिसी बनाने में जब आपका हक नहीं है, आप 5-7 लोग जाके, और ऐसी सिचुएशन में जहां 5 लोग जीतें और 50 दूसरों दुश्मनों को जिता दें, वो ऐसी को ये चाहिए था कि अगर उनको इतना ही डर था, जहां भी लिंच हुआ वहां 2 घंटे के लिए बैठ जाते जाके कि साहब मेरे एक भाई के साथ लिंच किया गया है, गए इखलाक के घर पे, गए किसी के यहाँ। ये मुसलमान को समझना चाहिए, होश और हवास में सोचना चाहिए कि अभी किस्मत से एक बड़ा तबका सेकुलर हिंदुओं का अभी भी ये फिक्र कर रहा है कि कहीं ये मुल्क ऐसा ना आ जाए कि जहां कत्लेआम शुरू हो जाए। इसलिए वो डरा हुआ है, वो चाहता है कि मुसलमान के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। आपको उनको जोड़ना चाहिए और उनको मजबूत करना चाहिए, क्योंकि वो उनसे लड़ सकते हैं। आपकी हैसियत इस मुल्क में 10 या 15% की जो है, उस 10-15% में भी आपकी एक्चुअल हैसियत क्या है? आप तो बिरादरी के लोग हैं, आप तो मसलक के लोग हैं। जब आप पे दंगा होता है, आपका घर लुटता है, तब आप मुसलमान कहलाते हैं। जब आप इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो आप बिरादरी आपकी होती है, आपका मसलक होता है, आपके दूसरे मसाइल होते हैं। मैं तो 10वें इलेक्शन में देखता हूँ, भाई आदमी तो बहुत अच्छा, लेकिन मेरी बिरादरी का है, आदमी तो बहुत अच्छा, ये फलाना है, ये शिया है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है। इसमें आपको अपनी हकीकत को पहचानना पड़ेगा। ये नौजवान बच्चे, इनकी समझ में बात नहीं आती है कि ये जो वो कर रहे हैं, ओवैसी साहब तेलंगाना में कहते हैं मुसलमानों के साथ, वहाँ तेलंगाना में के.एस. राव के साथ इनका मुआहदा है। और ये तीनों बिल किसने पास कराए? ट्रिपल तलाक, 370, ये 3 बिल जो पार्लियामेंट में पास हुए थे, इनकी सहयोगी पार्टी ने वोट दिया था, तब पास हुए थे। वो ऐसी क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं मुआहदा तोड़ लिया? इसलिए कि वहाँ मज़े मिल रहे हैं। यहाँ आके कह रहे हैं कि साहब ट्रिपल तलाक का बिल पास हो गया, 370 पास हो गया। अरे तुम्हारे सहयोगी ने पास कराया है। तो ये कहते हैं मैं बहुत जम के बोला पार्लियामेंट में, एमपी बोला नहीं, मौलाना साउल खान को बोलने नहीं दिया कांग्रेस ने। ऐसा है कि आप बोलेंगे, आपके साथ जो आपका सहयोगी है, जिसके साथ आपकी सरकार बनी हुई है तेलंगाना में, उसको तो आपने छूट दे दी। आप अपनी तकरीर करेंगे इसलिए कि मीडिया आपको दिखाएगा। अब वो हमसे मत कहलाइए कि कैसे बोले गए हैं। वो हमने खुद देखा, रविशंकर प्रसाद और अपनी पूरी टीम के साथ जब कुंवर दानिश अली बोलने खड़े हुए तो उनको बोलने नहीं दिया, जब आजम खान बोलने खड़े हुए तो उनको बोलने नहीं दिया, और जैसे ही वैसी बोलने खड़े हुए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, रविशंकर प्रसाद ने अपनी पार्टी को चुप करा दिया। वैसी जैसे ही बोले, आधे घंटे के बाद वो इशू हिंदू मुस्लिम बन गया। उससे पहले ट्रिपल तलाक पर जो गैर मुस्लिमों ने जो तकारीरें करी थी, वो किसी आलिम दीन से कम नहीं थी, मेरिट पे बात कर रहे थे। ओवैसी की तकरीर के बाद वो हिंदू मुसलमान इशू बन गया। इसको कैसे कहें, किससे समझाएं? अभी कहते हैं, हमें बहुत से लोग फेसबुक पर गालियां भी बकते हैं और कहते हैं कि भाई आप तो फलाने हैं, आप ओवैसी की मुखालफत करते हैं, फला करते हैं। मेरा कोई ज़ाती लड़ाई उनसे नहीं है, मैं उनके दर्द को समझता हूँ, मैं भी अपना दर्द समझता हूँ। लेकिन ये जो उनका जो तरीक़ेकार है, अब वो मुजफ्फरनगर गए थे, वो मैं गया था, मैंने 5 ट्रक वहाँ सामान बांटा था अपने हाथों से। वो इसी गए थे वहाँ, वो मुजफ्फरनगर के लिए बोल रहे हैं, कल वहाँ गए थे बोलने के लिए। ये सब चीज़ें मुसलमानों को सोचनी चाहिए। और अगर वो यूपी में इस तरह से बंटवारा करेंगे तो आदित्यनाथ वापस आएंगे, और आदित्यनाथ वापस आएंगे
तो फिर आपका क्या हश्र होने वो वाला? ये कह रहे हैं 2017 में तो मैं नहीं था, फिर कैसे बन गई सरकार बीजेपी की? 2014 में वो नहीं थे, 2019 में वो नहीं थे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि वो नहीं थे, सेकुलर रोड बट रहा था, लेकिन 2014 और 2017 से पहले इस मुल्क का वो मिजाज नहीं था। अब जो मिजाज है, अब 40% तकरीबन ऐसा तबका तैयार हुआ है जो सिर्फ उस मुसलमानों से या मियाँ से नफरत करता है। ऐसी शक्ल में आप 10% लेके वहाँ क्या करने जा रहे हैं? अब जो 60% बचा है उस वोट को कंसोलिडेट होने दीजिए। 40% से ऊपर अगर आप वोट नहीं लाते हैं, ये बात मैंने अखिलेश यादव के फैमिली पार्टी से भी कही, सोनिया गांधी की पार्टी के लोगों से भी कहा, मैं ममता बनर्जी के लिए कलकत्ते भी गया, मैंने लालू प्रसाद से भी ये बात कहलवाई कि देखिए 40 से ऊपर वोट लाने पड़ेंगे, नहीं तो बीजेपी को आप नहीं हरा सकते। आरएसएस का कैडर 40% का हो चुका है उत्तर प्रदेश में, ये ओवैसी को भी पता है। तो फिर ओवैसी क्यों बंटवारा करने जा रहे हैं? भाई आप 100 सीटें लड़ेंगे, अरे भाई आपको शौक है, आपको पार्टी बनानी है, 2-4 सीटें आप लड़ लीजिए, 2-4 सीटें आप वो भी लड़ लें। मैं तो कांग्रेस से भी ये कहता हूँ कि भाई आप सारी सीटों के बजाय थोड़ी सीटें लड़िए। अखिलेश जो है चीफ मिनिस्टर, बड़ी पार्टी है, वो चीफ मिनिस्टर बने, छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिल के लड़िए। अभी पार्टी बनाने का या बढ़ाने का वक्त नहीं है। ये मुल्क 24 में कहाँ होगा, मैं नहीं जानता कि 24 में इलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। और अगर थोड़ी सी उम्मीद बंदी है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट में जज साहब तशरीफ लाए हैं, चीफ जस्टिस, मैंने जैसे कहा कि कुछ उम्मीद की किरण जागी है, नहीं तो हमारे तो हौसले तंग हो गए थे और हमको अदालत के ऊपर से अब शुबा होने लगा था।